हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोहित टीचिंग पॉइंट। देखिए, हमने क्लास 9th की जो NCERT मैथ की शुरुआत की थी, आज ये उसका दूसरा वीडियो है। इससे पहले हम एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं जिसमें हमने NCERT मैथ क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कराई थी। और आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट कराएंगे। 1.1 में हमने वास्तविक संख्याओं के बारे में आप सबको विस्तार से बताया था कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। इनको हमने सही से समझाया था, तो आप वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए। उसकी जो है लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है। नहीं तो आप 9th की प्लेलिस्ट पे जाइए और एक्सरसाइज 1.1 को जो है देख लीजिए, उसमें सब परिभाषाएँ दी गई थी, ठीक है। आज हम एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए, ठीक है। तो इसमें सत्य और असत्य पूछा गया है, और अगर जो भी है सत्य असत्य उसका आप कारण भी दीजिए। देखिए, हमारा पहला पार्ट है इसका, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो देखिए, हमने बताया था कि जो वास्तविक संख्याएं होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, एक होती है परिमेय और अपरिमेय। तो कोई भी वास्तविक संख्या है वो दो प्रकार की हो सकती है, या तो परिमेय होगी और या अपरिमेय होगी, यानी परिमेय और अपरिमेय दोनों ही वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो जो पहला हमारा कथन है वो सत्य है। इसका आंसर क्या है? ये कथन हमारा सत्य है, ठीक है। कथन सत्य है। कारण की अगर बात की जाए तो देखिए, वास्तविक संख्याएं दोनों प्रकार की होती हैं, परिमेय और अपरिमेय। यानी परिमेय और अपरिमेय सभी परिमेय तथा अपरिमेय वास्तविक संख्याएं होती हैं, ठीक है। कोई भी हो, चाहे परिमेय हो चाहे अपरिमेय हो, दोनों ही ये वास्तविक संख्याएं होती हैं, ठीक है। अपरिमेय जो नहीं, √2 है, √3 है, ऐसे नंबर है ना, √5, √7, √10, ये जो संख्याएं हैं अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ये भी सब वास्तविक संख्याएं होती हैं, क्योंकि वो जो है प्रत्येक वास्तविक संख्या होती है जिसे हम √x के रूप में लिख सकें, जहाँ x जो है वो क्या हो, 0 या 0 से बड़ा कोई भी नंबर हो, ठीक है। दूसरा कथन क्या है? दूसरा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या है। तो देखिए, √m के तो रूप का होता है, मान सकते हैं, लेकिन अगर m कहें कि m एक प्राकृतिक संख्या है तो ये सत्य नहीं है, ठीक है। जैसे हमने लिख दिया √1, √2, √3, √4, √5, ये तो सब देखिए √m के रूप के हैं, यानी m देखो प्राकृतिक संख्या है। लेकिन √0 भी होता है संख्या रेखा पर, जिसका मान होता है 0। √3/4 भी होगा, ठीक है। इसका मान जो हो जाएगा कितना आएगा, √3/2 आ जाएगा। तो ये भी संख्या रेखा पर मौजूद होगा, ठीक है। √25/16 भी मौजूद होगा, इसका आंसर आएगा 5/4, ठीक है। तो ये कहना इनका बिल्कुल गलत है कि जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या नहीं होता, धनात्मक संख्या होना चाहिए, धनात्मक या 0 हो, मतलब निगेटिव ना हो, ठीक है। √x के फॉर्म में अगर लिखी हुई है और x निगेटिव नहीं है तो जो है संख्या वास्तविक संख्या होती है। यहाँ पर ये प्राकृतिक संख्या की वजह से ये कथन कैसा है? असत्य है। देखिए, तीसरा पार्ट हम क्या कह रहे हैं कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। आप जानते हैं कि जो वास्तविक संख्याएं होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, एक तो होती हैं परिमेय और एक होती हैं अपरिमेय।
और इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय होती है। तो अपरिमेय नहीं होती, परिमेय भी होती है और अपरिमेय भी होती है। ये कथन भी कैसा है, असत्य है। ठीक है, कारण बता दीजिए। जैसे अब देखिए कि 5 है, एक वास्तविक संख्या है लेकिन अपरिमेय नहीं है। कैसी है, परिमेय संख्या है ये। ठीक है, अब √2 है, ये वास्तविक संख्या है लेकिन ये अपरिमेय है। ये कैसी है, ये अपरिमेय है ना। तो हर वास्तविक संख्या परिमेय होती है ऐसा नहीं है। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इसका जो आंसर है, जो लिखा हुआ है, ये हम जो है लास्ट में वीडियो में डाल देंगे, नहीं तो आप ऐसे ही नोट कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। कह रहे हैं कि क्या सभी धनात्मक संख्याओं के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या है। तो देखिए अभी हमने आपको बताया था कि जो परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं जो होती हैं वो √m के रूप की होती हैं, जहां m जो है क्या हो, 0 या उससे बड़ा कोई भी नंबर हो। तो कह रहे हैं कि क्या सभी धनात्मक संख्याओं के वर्गमूल अपरिमेय ही होते हैं? ठीक है, अब देखिए वास्तविक संख्याएं जो होती हैं वो परिमेय भी होती हैं और अपरिमेय भी होती हैं। तो ये कह रहे हैं कि सभी धनात्मक संख्याओं के वर्गमूल यानी 0 को छोड़ के वो सब क्या होते हैं, सब अपरिमेय होते हैं। तो ऐसा नहीं है, तो हम जो है इनका ये गलत है। तो इसका आंसर लिखेंगे आप कि जो है सभी धनात्मक संख्याओं के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। सभी धनात्मक संख्याओं के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं, ठीक है। अब एक उदाहरण अगर दे दें हम, ठीक है, जैसे कोई भी दे दिए जो परिमेय संख्याओं के हों वर्गमूल, जैसे हमने लिख दिया, देखिए √25, ठीक है। ये देखिए धनात्मक संख्या का वर्गमूल है और इसका वर्गमूल आएगा 5, और 5 कैसी संख्या है, ये परिमेय संख्या है। ये क्या है, परिमेय संख्या है। तो देखिए √रूट के अंदर धनात्मक संख्या लिखी हुई है इसका, लेकिन जो मान है वो कैसा आ रहा है, परिमेय संख्या आ रहा है। जैसे अगर हम लिख दें √16/4 या 16 हमने लिख दिया है 81, तो ये क्या हो जाएगा, √16 का मान कितना हो जाएगा, 4 और ये आ जाएगा 9, ठीक, प्लस माइनस दोनों में आएगा, ये भी प्लस माइनस दोनों में आएगा, ठीक है। तो ये भी देखिए कैसी आएगी, परिमेय संख्या आई है। अपरिमेय वो होंगे जिनको जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होंगे, जैसे √, हमने 5 ले लिया, या यहाँ पर √10 ले लेते तो ये परिमेय आती, √15 ले ले तो ये परिमेय आती, √16 लेंगे तो परिमेय हो जाएगा, उसका मान 4 हो जाएगा ना, √2 ले लेते तो ये सब अपरिमेय है ना। लेकिन सभी धनात्मक संख्याओं के वर्गमूल अपरिमेय है, ये सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कह रहे हैं कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो देखिए जो भी √5, देखिए पहली बात एक अपरिमेय संख्या है। तो संख्या रेखा पर दोनों प्रकार की संख्याएं होती हैं, परिमेय भी होती हैं और अपरिमेय भी होती हैं। संख्या रेखा जो होती है वो वास्तविक संख्याओं को पता से करती है। संख्या रेखा है उस पर कौन संख्याएं होती हैं, उस पर होती हैं वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं होती हैं, ठीक है। और वास्तविक संख्या में दोनों आ जाती हैं, परिमेय प्लस अपरिमेय, दोनों प्रकार की संख्याएं आ जाती हैं, ठीक है। तो ये जो है कैसी है, अपरिमेय संख्या है। अब देखिए √5 पहली बात होगा कहाँ, ये देखिए संख्या रेखा है, इस पर हम √5 प्रदर्शित करेंगे। तो अगर 5 की बात की जाए तो देखिए √5 जो है
वो देखिए अंडर रूट 4 का मान होता है 2 और अंडर रूट 9 का मान होता है 3। ये जो है 2 है, ये अंडर रूट कितना है 4 है, और ये 3 है, ये कितना है अंडर रूट 9 है। तो अंडर रूट 5 इसी के बीच में कहीं होगा, ठीक है। तो इसके समीप जो पूर्णांक है वो 2 है, तो अंडर रूट 5 को हम ऐसे लिख लेंगे 4 और प्लस 1 हो जाएगा अंडर रूट 5, ठीक है। तो इसका मतलब है अंडर रूट 4 में हम अंडर रूट 4a है, ठीक है। तो इससे कुछ थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो देखिए अंडर रूट 4 का मान कितना होता है 2 होता है, अंडर रूट 4 का मान कितना होता है 2 होता है, यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा ये, और प्लस किसका ये जो 1 है ये होता है 1 का स्क्वायर। तो आपको देखो पता होगा कि पाइथागोरस एक प्रमेय होती है जिसमें क्या होता है, देखिए अगर कोई समकोण त्रिभुज बनाए और समकोण त्रिभुज में ये लंब है इस कोण के लिए और ये क्या है आधार है, तो अगर ये हमें पता हो, जैसे ये 2 है, ठीक है, ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है, तो ये कितना होगा, तो ये जो होता है कर्ण का स्क्वायर किसका, इसके स्क्वायर और प्लस इसके स्क्वायर के बराबर होता है ना। तो देखिए इसका स्क्वायर कितना हुआ 4, तो इसका स्क्वायर कितना हुआ 1, तो कर्ण का जो स्क्वायर है वो कितना होगा 5 होगा। तो इसका स्क्वायर 5 होगा, इसका मतलब क्या है ये अंडर रूट 5 है। तो अंडर रूट 5 को दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ से जो यहाँ तक की दूरी है वो कितनी है 2, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 2 है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक दूरी 2 है। तो देखिए यहाँ तो थोड़ी जगह बची नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ से एक दूरी हम और नाप लेंगे। ये देखिए हमने 1 नाप लिया यहाँ से, ठीक है। ये दूरी यहाँ से यहाँ तक कितनी है 2 है ना, यहाँ से यहाँ तक भाई 2 दूरी है, और यहाँ से यहाँ तक हमने 1 और नाप ली। तो ये 2 है, ये 1 है, तो इसका जब ये त्रिभुज बनाएंगे जब इसे हम, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगी, ये वाली भाई ये सॉरी कितनी यहाँ तक कितनी है 2 है, 2 पूर्णांक है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर कितना है 1 है। तो ये 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना हुआ 4 और 1 5 हुआ। तो ये जो मान आ जाएगा कितना आ जाएगा अंडर रूट 5 आएगा, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी होगी अंडर रूट 5। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रकार रखेंगे ऐसे, और ऐसे एक चाप लगा देंगे, ऐसे यहाँ पर प्रकार रख के ऐसे एक चाप लगा देंगे। ये चाप जहाँ पर काटेगी तो भाई यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये सब दूरियाँ बराबर हो जाएंगी। तो यही दूरी जब यहाँ पर ये काटेगी तो यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी कितनी हो जाएगी अंडर रूट 5 हो जाएगी। तो अंडर रूट 5 जो है वो यहाँ कहीं मौजूद होगा, ठीक है। तो ये हम कैसे ज्ञात करेंगे, ये हमें पता चलेगा कि अंडर रूट 5 जो है वो अंडर रूट 2 से कुछ आगे है ना। तो कोई भी अंडर रूट हमें निकालना, जिसका भी मान निकालना है तो उसको देखते हैं उसके पास में कौन सा पूर्णांक पड़ेगा, हम ऐसे ज्ञात कर लेंगे। ठीक, तो अंडर रूट 5 में पता चला कि 2 के आसपास है, ठीक है, 2 के बराबर में है, 2 से कुछ ज़्यादा है तो हमने 2 ले लिया। अब जितना है यहाँ पर हमने एक लंब डाल दिया, यहाँ पर क्या डाला है हमने लंब डाल दिया, और ये 1 इकाई का हमने एक लंब ले लिया। तो बिंदु ये 0 हो गया और ये 2 हो गया। तो हम क्या करते हैं, हमें पता लग गया कि अंडर रूट जो 5 है 2 और 3 के बीच में है। तो क्या करते हैं हम, संख्या रेखा पर जो बिंदु 2 है इस पर हम क्या करते हैं, एक लंब खींचते हैं, और लंब जो है वो इकाई लंबाई का खींचते हैं। एक इकाई लंब खींचते हैं, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से
0 से √5 दूरी ज्ञात करके एक चाप लगाते हैं। ठीक है, एक चाप लगाते हैं। ठीक है, जो संख्या रेखा को √5 दूरी पर काटेगी और वहीं जो है √5 निरूपित होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम संख्या रेखा पर √5 को निरूपित कर सकते हैं।